नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली के YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। हमारे आज के पठन पाठन का विषय है रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि देव द्वारा रचित जीवन सार सुधा नामक काव्यांश का भाग 5। भाग 5 के अंतर्गत जो पद्यांश लिया गया है वह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह पद्यांश कवित्त छंद में बद्ध है, रचित है और सर्वप्रथम इसका सस्वर वाचन अपेक्षित है। इसलिए इसके अर्थ व भावार्थ को किंचित हृदयंगम करने के लिए मैं इसका सस्वर वाचन आपके लिए कर देता हूँ। तत्पश्चात हम इसके कठिन शब्द व उनके अर्थ जानेंगे और क्रमानुसार जैसा कि हम करते हैं अर्थ भावार्थ टिप्पणी इत्यादि से गुजरते हुए अंत में गृह कार्य तक पहुँचेंगे। तो आइए इसका सस्वर वाचन करते हैं। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद। फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद। बाहर ते भीतर लो भीति न देखिए देव, दूध को सो फैनु फैलो आंगन फरस बंद। बाहर ते भीतर लो भीतर, क्षमा कीजिए, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखइए देव, दूध को सो फैन फैलो आंगन फरस बंद। तारा सी तरुणी जामे ठाड़ी झिली मिली होती, मोती ने की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिली मिली होती, मोती ने की ज्योति मिली मल्लिका को मकरंद। आरसी से अंबर में आभासी उजियारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। आरसी से अंबर में आभासी उजियारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। ये इसका सस्वर वाचन था। आइए अब इससे संबंधित कुछ कठिन शब्द में उनके अर्थ जान लेते हैं। फटिक कहा गया है स्फटिक को, स्फटिक का संक्षिप्त कर दिया गया है। स्फटिक को उच्चारण की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से, ब्रजभाषा के प्रभाव से, तो स्फटिक एक प्रकार का पारदर्शी पत्थर होता है। आपने कई शिवलिंग देखे होंगे जो स्फटिक के बने होते हैं। तो बहुमूल्य या अधिक मूल्य वाले रत्नों में आता है। पारदर्शी पत्थर होता है जिसके आर पार लगभग देखा जा सकता है। सिलानी पत्थर को बोला गया है। अमंद का अर्थ है अत्यधिक और फैनु का अर्थ है झाग। फरसबंद का अर्थ है फर्श बनकर। तरुणी युवती के लिए आया है और आरसी का मतलब है दर्पण। ये कठिन शब्द एवं उनके अर्थ हुए। आइए इसके प्रसंग पर गौर करते हैं। 3 बातें जो हम प्रसंग में लेते हैं उनमें प्रथम है कवि। तो कवि हैं देव। ग्रंथ काव्यांश है जीवन सार सुधा और संदर्भ में हम लिख सकते हैं कि कवि द्वारा वस्तु सौंदर्य के साथ साथ राधा के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। वस्तु सौंदर्य से तात्पर्य है कि कवि इसमें चांदनी जो रात है उसकी जो ज्योत्सना है, चंद्रिका है, उसका वर्णन करता है। साथ ही उससे प्रभावित जो प्रासाद है, फर्श है, दीवारें हैं, आकाश इत्यादि है, ये सब वस्तु वर्णन है। तो उसके साथ साथ राधा के सौंदर्य का मिश्रण इस तरह से किया गया है कि बहुत ही अच्छा प्रभाव और बिंब की रचना हो जाती है। उत्प्रेक्षा के माध्यम से कवि ये सब कर रहा है और उपमा और रूपक अलंकार का उसने बहुत अच्छा प्रयोग इसमें किया है। तो इसका अर्थ व भावार्थ जान लेते हैं।
तो फटिक सिलानी सो सुधार्यो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाई उम गए अमंद। तो कविदेव कहते हैं कि स्फटिक पत्थर, जो कि पारदर्शी पत्थर होता है, उस पारदर्शी स्फटिक पत्थर के समान जो शुभ्र प्रासाद है, जो शुभ्र महल है, वह चूने से पुता हुआ होने के कारण, यहाँ सुधा का अर्थ अमृत ना लेकर चूना लिया गया है, सफ़ेदी लिया गया है, तो चूने से पुता हुआ होने से और भी उज्ज्वल लग रहा है, और भी अधिक सफ़ेद, श्वेत अथवा शुभ्र लग रहा है। और कैसा लग रहा है? उदधि दधि कोसो अधिकाई उम गए अमंद। और ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वह वहाँ दही का सागर अत्यधिक तरंगित हो रहा हो। वह जो प्रासाद है चूने से पुता हुआ स्फटिक पत्थर के समान लग रहा है, उसकी जो धवलता है, उसकी जो सफ़ेदी है, जो उसकी चमक है, तो दही के सागर की तरह मानो वह अत्यधिक तरंगित हो रहा है, उसमें लहरें उठ रही हैं, जैसे दही के समंदर में, दही के बने हुए समुद्र में तरंगें उठ रही हैं, हिलोरें उठ रही हैं। कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में कहें तो कि उस शुभ्र प्रासाद में, शुभ्र मकान में या सफ़ेद महल में सब ओर उमंग तरंग का सा उल्लास फैला हुआ है और वहाँ सब कुछ अत्यधिक उज्जवल प्रतीत हो रहा है। आगे कविदेव कहते हैं कि बाहर अतें भीतर लो भीति न दिखइए देव, दूध को सो फैनु फैलो आंगन फरस बंद। कविदेव कहते हैं कि उस घर में, उस महल में, उस प्रासाद में, उस मकान में बाहर से भीतर तक मानो एक भी दीवार नहीं दिखाई देती है, और पक्के सफ़ेद पत्थरों से जड़ा हुआ आंगन ऐसा लग रहा है मानो वहाँ चारों ओर दूध का सा झाग फैला हुआ हो। दृष्टि भ्रम कह सकते हैं या उसका सौंदर्य कह सकते हैं कि सफ़ेद महल है, चूने से पुता हुआ है, सफ़ेद ही पत्थरों से जड़ा हुआ है, तो उसके कारण ऐसा प्रतीत होता है। सफ़ेद सफ़ेद रंग चारों ओर फैला हुआ है, दीवारें सफ़ेद हैं, आंगन सफ़ेद है, ऊपर से चांदनी उसमें जो बिखरी हुई है वह उज्जवल है, शुभ्र है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उस मकान में, उस घर में, उस महल में दीवार ही नहीं है। और फर्श की तरफ देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो फर्श ना हो, दूध का झाग सभी तरफ एक समान फैला हुआ हो। तारा सी तरुणी ताम ठाड़ी झीले मिली होती, मोते ने की ज्योति मिली मल्लिका को मकरंद। और उस शुभ्र श्वेत धवल घर में खड़ी युवती राधा तारों की तरह झिलमिला रही है, और उसकी आभा, उसकी जो सौंदर्य की जो चमक है, उसकी जो सुंदरता है, उसका जब मुखमंडल पर जो आभा है वो ऐसी लग रही है मानो मोतियों की जो चमक है वो चमेली या मल्लिका के पराग से मिलकर अत्यधिक आकर्षक बन गई है। मोतियों की ज्योति मल्लिका के मकरंद में मिल गई हो। आप ध्यान रखें कि जो मल्लिका या जो चमेली होते हैं उसके पुष्प भी श्वेत ही होते हैं, सुगंधित तो होते ही होते हैं। तो मोतियों की ज्योति मल्लिका के साथ मिल गई तो उस और भी अधिक आभामय हो गई या अधिक आकर्षक हो गई। आरसी से अंबर में आभा सी उजियारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। और आकाश रूपी दर्पण में उस भवन की आभा अत्यधिक उज्ज्वल प्रतिबिंबित हो रही है, तथा उस भवन में स्थित जो प्रिय राधिका है उसकी छवि, उसका प्रतिबिंब चंद्रमा की तरह अत्यंत मनोरम लग रहा है। यहाँ उत्प्रेक्षा और उपमा का सम्मिलित चमत्कार आया, काव्य सौंदर्य आप देखिए। आकाश दर्पण है और उसमें आभा के समान उजली सी जो राधिका का प्रतिबिंब है वह दृष्टिगत हो रहा है, मानो वही चंद्रमा है। तो तारों के बीच जैसे चंद्रमा झिलमिलाता है, वैसे ही राधा उस शुभ्र श्वेत भवन में चंद्रमा की भांति स्थित है। ये इसका अर्थ व भावार्थ हो गया। आइए अब इसके विशेष
भाव पक्ष एवं कला पक्ष से संबंधित विशेष तथ्यों का अध्ययन कर लेते हैं। लिख सकते हैं कि कवि द्वारा अलंकृत वस्तु वर्णन एवं राधा के सौंदर्य का सम्मिलित वर्णन प्रशंस्य है। रागनी त्रुटिवश भूलवश अंकित हो गया है। तो वस्तु वर्णन अलंकृत है चूंकि इसमें उपमा व रूपक अलंकार साथ ही उत्प्रेक्षा अलंकार भरपूर प्रयुक्त हुआ है और वस्तु सौंदर्य के साथ साथ राधा के सौंदर्य का जो वर्णन है उसको मिश्रित कर दिया गया है। तो काव्य सौंदर्य जो है, कवि की जो प्रतिभा है वह निश्चित ही श्लाघनीय है, प्रशंसा योग्य है। अलंकारों की बात करें तो रूपक अलंकार है, इसमें उपमा है, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार तो विद्यमान है ही है। तो रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। नाद सौंदर्य व पदमैत्री आकर्षक है। नाद सौंदर्य कवित्व का सस्वर वाचन करते समय जो अक्षरों का क्रम है, जो पदावली है, वो इस प्रकार से संगठित की गई है कि वह गेय बन गया है और एक विशेष आरोह अवरोह लय उसमें उत्पन्न हो जाती है वाचन करते समय। यही नाद सौंदर्य है। पदमैत्री, पद आपस में इस तरह से व्यवस्थित हैं, शब्द जो कि काव्य में प्रयुक्त होते ही पद कहलाते हैं, वो उनका जो संगठन है मित्रतापूर्ण है, एक दूसरे को वाचन में, सहायक में, अर्थ में, भावार्थ में, अलंकारों में परस्पर सहायक हैं और इससे एक विशेष गुण आ जाता है काव्यांश में। छंद का नाम है कवित्व। आइए अब गृह कार्य अंकित कर लेते हैं। साधारण सा गृह कार्य है कि पद्यावतरण में प्रयुक्त छंद एवं अलंकारों का नामोल्लेख कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।